नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। और चीन और भारत के बीच जो तनातनी और तनाव का माहौल है उसमें एक नया ट्विस्ट है, ट्रंप है। और वो ट्रंप ये है कि अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी सेनाएं जो यूरोपीय देशों की तरफ थी उनको वहां से हटा के एशिया की तरफ मूव कराएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एशिया में चीन की तरफ से एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। इसके लिए वो अपने जो सेना है, अपनी फोर्सेस उधर मूव करेगा। ऑलरेडी साउथ सी में अगर आप देखें, साउथ चाइना सी में तो बड़े पैमाने पर नेवी की उनकी पहले से प्रेजेंस है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में होती है, लेकिन ये मूवमेंट खासा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ये नाम लेके कह रहे हैं कि इस समय चीन जो स्थिति पैदा कर रहा है एशिया में, उससे पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है भारत के साथ या अन्य और किसी देश के साथ, इसलिए ये मूव किया जा रहा है। ये ताज़ा डेवलपमेंट है जो माइक पॉम्पियो, जो उनके विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही। इस बीच जो कांग्रेस की तरफ से प्रश्नों की झड़ी और आलोचनाएं हैं वो चल ही रही हैं। बीच बीच में कुछ सैटेलाइट इमेजेस आ जाती हैं कहीं से, जिसमें दिखता है कि गलवान घाटी में जहां पे झगड़ा था PP-14, वहां पे फिर से कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कुछ जमावड़ा दिख रहा है, कुछ चहल पहल दिख रही है। तो ये एक तनाव की स्थिति बनी हुई है और अभी बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं दिखती कि दरअसल हुआ क्या है और हो क्या रहा है। और जिस तरीके से ये इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ है अमेरिका की तरफ से, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपने मेहमानों से परिचय कराएं जिनके साथ हम ये चर्चा करने वाले हैं। हमारे तरफ साथ होंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही साधना भारती जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डिप्लोमेसी के एंगल से भी इस विषय को समझना ज़रूरी है। और लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं। अब चूंकि रक्षा का मामला आ चुका है, अमेरिका का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको भी हम समझेंगे सिवाच जी से। और साथ ही हमारे अपने सुशांत शरीन जी हैं, स्ट्रेटजिक अफेयर्स के बड़े जानकार। और सुशांत जी से तो बातचीत होगी, थोड़ी गर्मा गर्म बातचीत होगी। मैं आज कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सुशांत जी से पूछने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के साथ। गोपाल जी, अमेरिका की तरफ से ये बयान दे दिया गया है कि हम अपनी सेनाएं एशिया में मूव कर रहे हैं क्योंकि चीन की तरफ से पोटेंशियल थ्रेट है। क्या आप इसको ये मानते हैं कि ये हमारे लिए मददगार होगा? आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, आपसे आपका बयान है कि कोई मतलब ही नहीं है? और दूसरा, ये हमारी स्थिति को कितना मजबूत करेगा? देखिए, कोई सेना किसी की लेके वो युद्ध में हमारे साथ लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितना भी ग्लोबल सपोर्ट है, चाहे रशिया का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की अब जो पहचान है विश्व स्तर पे, वह अच्छी मजबूत है। और भारत की जो पक्ष है उसको ये सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक चाइना का इनकर्शन है, और वो कोई पहली बार नहीं है, चाइना इस तरह की बॉर्डर पे हरकतें बार बार करता रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारी के साथ भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जो पहल की है, उससे चाइना भी एक तरफ बौखलाया हुआ और विश्व स्तर पे भारत की स्थिति मजबूत हुई है। उसी आकलन को देखते हुए यह चीजें स्वागत योग्य है। लेकिन कोई उनकी सैन्य मदद ले लेंगे और वो हमारे साथ लड़ाई करेंगे, ऐसी स्थिति की बात अभी ऐसी बात नहीं है। भारत डिप्लोमेटिक स्तर पे भी बात कर रहे हैं, मजबूती से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्तर पे भी चाइना को डील कर रहे हैं, और आर्मी एयरफोर्स भी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। तो आज के समय में किसी को युद्ध करना कोई आसान नहीं है। वो तो देखते हैं कि सामने वाला कितना कमजोर है, कितनी शक्तिशाली से तैयारी करता है, कितने लोग उसके साथ हैं। चाइना अपने आप में पूरी तरह एक तरीके से घिर चुका है, जिस तरह का उसने मिस एडवेंचर किया है। गोपाल जी, देखिए, बिना कहे या बिना मांगे जिस तरीके के बयान अमेरिका ने दिए हैं, तो क्या वाकई स्थिति इतनी है खराब कि उसको इस तरह के कहना पड़ा? चूंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से मुझे तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि इस विषय पे क्या बोला हो माइक पॉम्पियो की बाइट पे। तो क्या ये है कुछ ऐसी तस्वीर जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, या वो अपना ही एक कार्ड खेल रहे हैं कि उनके लिए एक तीर से 2-3 निशाने हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन का साउथ चाइना वाला इश्यू है, इसके अंदर तो US ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए वरिड भी था। और वह भारत के पास भी कई बार उस तरह के उनके अप्रोच होते थे कि
साउथ साउथ कोऑपरेशन में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ये मिलके इस तरह की कोऑपरेशन करे। वो एक्सकर्शन की जो चाइनीज जो मिस एडवेंचर है वो साउथ चाइना सी में और इधर पैसिफिक ओशन में चाइना कर ही रहा है। तो चाइना, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, हर जगह तो चाइना का कुछ ना कुछ इस तरह की जो एक्सपेंशनरी पॉलिटिक्स है वह उससे सारे देश आसपास के परेशान हैं ही। और भारत को भी बार बार जिस तरह से वो परेशान करता है तो उससे स्पष्ट चीज़ दिखती है सबके सामने। ये चीज़ दिखती है कि चाइना किस तरह से मिसबिहेव करता है जगह जगह। और जो माउंटेन टेरेन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। ये महत्वपूर्ण बात, यह जो तैयारी है इससे चाइना परेशान है। जो पहले वो कई बार करता था तो उसको लगता था कि भारत सरेंडर कर जाता है टेबलों पे, जो नेगोशिएशन के टेबल पे, या जो आर्मी तो मजबूत रहती है लेकिन जो पॉलिटिकल रिस्पांस है वो भारत का पहले के मुकाबले अब कहीं ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, इस बीच सोनिया गांधी जी ने एक बयान दिया कि देखिए ये सर्वदलीय बैठक के बाद की ताज़ा बयान आपको बता रहा हूं मैं, जो आज दिया उन्होंने, वो सुनवाता हूं भी आपको, कि अगर वो नहीं घुसे थे या घुसे थे, वो वाले विवाद को गर्म करते हुए फिर एक बात कही, तो जवान कैसे शहीद हुए। ये वाली बाइट सुनते हैं, उसके बाद साधना जी के पास चलते हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई। साधना जी, ये एक हफ्ते बाद ये बयान क्यों अब आ रहा है इस तरीके का? अभी तक राहुल जी थे, अब सोनिया जी भी हो गई। देखिए, नहीं, सोनिया जी ने पहले भी इस बयान को उठाने का काम किया था, इस बात को रखने का काम किया था। ये तो इसीलिए पूछा जा रहा है ना क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य अधिकारियों के, अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री, जो न्यूज़पेपर के द्वारा सैटेलाइट की पिक्चर छापी गई, जो मीडिया कर्मी द्वारा दिखाई गई, उनको झुटलाते हुए, उन्होंने नकारते हुए ये कहा कि कोई घुसपैठ हुई नहीं। तो हम तो पूछेंगे ना कि अगर कोई घुसपैठ हुई नहीं तो फिर 20 जो जवान शहीद हुए वो कैसे हुए, कहां हुए? और फिर उसके बाद जो 20 जून को सरकार की तरफ से एक बयान आया ऑफिशियल, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की बात का बिल्कुल विपरीत बयान हमें पढ़ने को मिला। और पूछा जाएगा कि जो जून में जो बैठकें हुई कमांडरों के बीच में वो किस लिए थी, डिसएंगेजमेंट की बात कहां से आई, डी एस्केलेशन की बात कहां से आई? तो पूछा तो जाएगा क्योंकि इन्होंने चाइना को क्लीन चिट दे दी। चाइना ने कोट कर दिया कि अरे प्रधानमंत्री भारत के कह रहे हैं कि नहीं घुसपैठ हुई, देखिए हम भी कह रहे हैं नहीं घुसपैठ हुई, गलवान वैली तो हमारी थी, वो तो कहते रहे अरुणाचल प्रदेश हमारा था। तो मैं पूछना चाहती हूं कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो और दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। और उस भाषा में बात करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके साथ हम भूभागीय अखंडता और देश की संप्रभुता के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बार बार कहते रहे, देश के 134 करोड़ नागरिक खड़े हुए हैं लेकिन सरकार बैठी हुई है क्योंकि बार बार ये डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाने का काम करते हैं। क्यों करने का काम किया जाता है? मैं कहती हूं चीन से कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल के पी जाएंगे, लेकिन वो विशुद्धता, वो बर्बरता हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। तो जब युद्ध करने की बात वो करता है, जब इन्हीं की पार्टी की लद्दाख की सभासद ने ये कहा कि अरे मैं आगाह कर रही हूं, टेलीग्राफ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं उनकी लाइनें कोट करती हूं, उन्होंने कहा कि भेड़े चराने के लिए मैं जहां भेज सकती थी अब नहीं भेज सकती क्योंकि चीन की सेनाओं ने वहां कब्जा कर लिया है। इनकी पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे तापिर गाव जी ने कहा, जो कि अभी लोकसभा के सदस्य 2 बार नियुक्त हुए, वहां से चुनकर आए, उन्होंने कहा कि 50 से 60 किलोमीटर की जो जमीन है भारत की वो चीन के द्वारा कब्जा की गई। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इनके जो नेता हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने लोकसभा में भी इस बात को उठाया, तो सरकार की चुप्पी क्यों है? क्यों मोदी जी चुप्पी साध कर बैठ गए हैं? तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर, और लोकतंत्र है तो हम सवाल पूछेंगे। ये भी तो ट्वीट कर करके सवाल पूछते थे लोकतंत्र में, तो हमने तो इन्हें कभी एंटी नेशनल नहीं कहा। तो जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए ना सर।
बहुत विनम्रता जी। से राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते बोल रही हूं मैं कि जवाब दीजिए। जी साधना जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर पोएट ऑल्सो, सही समझ रहा हूं मैं? आप एक कवित्री भी हैं, क्योंकि आपने बीच में जिस तरह से बोला वो एक कवि ही बोल सकता है। खैर गोपाल जी, मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ। अरे वाह। मैं कवि नहीं, मेरी बोलने की आदत है। ओके परफेक्ट। तो गोपाल जी 2 सवालों का जवाब दीजिए, क्या चीज आप लोग छिपा रहे हैं जो आप बोल नहीं रहे हैं? और सवाल तो पूछे जाएंगे, आप लोग भी पूछते थे 2013 में, 2012 में। नहीं, सवाल पूछने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल पूछें और उन सवालों के जब प्रधानमंत्री जवाब दे दे तो उस पर विश्वास करना चाहिए। इनमें ग्लोबल टाइम्स पे ज्यादा विश्वास है और भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, यह पहली बात है। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पब्लिकली कह दिया, मीटिंग में कह दिया, तो फिर तो आपको विश्वास करना चाहिए। अविश्वास करते रहो तो फिर तो आप ये बात नहीं करें, यह प्रश्न नहीं पूछे, यह हमारी बात को प्रधानमंत्री को अविश्वास जता रहे हैं कि हम आपको नहीं मानते, आप झूठ बोलते हैं, यह प्रॉब्लम है। और फिर आप ये जो चीन की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा गोपाल जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस बात को। एक मिनट 10 सेकंड और, यह जो राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत जो चीन के एम्बेसडर से एम्बेसी से पैसा लेके उसके सपोर्ट में जो रिपोर्ट देते हैं 5-5 रिपोर्ट, उसके बारे में क्यों नहीं जवाब देते? वो प्रश्न का जवाब क्यों नहीं छुपा? वो तो एक फैक्ट है, या तो इसका जवाब देने के बाद ये मान नहीं रहे, और उसका तो फैक्ट है कि आपने 90 लाख रुपए लिए और 5 रिपोर्ट चीन के बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से लिखी, उसका जवाब दीजिए आप। आपने क्या एमओयू साइन किया, क्यों नहीं पब्लिक? नहीं गोपाल जी, मेरा छोटा सवाल है, बहुत छोटा जवाब चाहिए, उसके बाद मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाना चाहता हूं। इस समय क्या जो दोबारा से कहा जा रहा है कि गलवान में कुछ मूवमेंट देखा गया चाइनीज का, वो सही है क्या? देखिए, गलवान जो बॉर्डर एलएसी पे है, वहां पे चाइना और मिरर डिप्लॉयमेंट भारत का और चाइना का दोनों का है। और आर्मी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया, एमईए ने कह दिया कि यह जो बीच में पेट्रोलिंग करते हैं वहां पे कई बार चाइना वाले भी जाते हैं, भारत वाले भी जाते हैं। जो बीच में एलएसी के बीच में एरियाज हैं, उनमें अगर उन्होंने कुछ टेंट वगैरह बनाए थे बीच में, तो उसके लिए हटाने के लिए बात हुई थी। हटाने का 6 जून को जो एग्रीमेंट हुआ था उसको देखने गए थे कि उन लोगों ने हटाया या नहीं, और उसमें उन्होंने हटाकर इतना स्पष्ट रूप से भी इन लोगों को मानना नहीं है ना, तो इनका क्या करें? ठीक है, भारत की जमीन में घुसा है, ये तो कोई एलएसी क्रॉस करके भारत की जमीन। ठीक है गोपाल जी रुकिए। साधना जी 30 सेकंड आप भी बोल लीजिए, फिर मैं सुशांत जी के पास जाता हूँ। 30 सेकंड साधना जी, आप इशारा करें। ये बार बार ये बोल रहे हैं कि चीन की भाषा, अरे चीन की भाषा आप ही के सभासद कह रही हैं, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे तापिर गाव जी, वो चीन के हो गए क्या? तो आप किस तरह की बात करने का काम कर रहे हैं? और हमने तो नहीं पूछा, सन 2009 में आपके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जो कि कोई दल भी नहीं है और आप सरकार में नहीं थे, 5 दिवसीय दौरा करने चीन क्यों चले गए थे? आप कौन सी रणनीतियां सीखने गए थे? आप अर्थव्यवस्था सीखने चीन से कितनी बार गए? तो किसी ने पूछा क्या? कुछ भी बातें नहीं आप करते हैं। आपके झूठ सबके सामने आ गए हैं, नकारा साबित हुए हैं आप, तो अब छिपिए मत। और अब आप सच्चाई है कि जनता के सामने रखिए कि चाइना पे स्थिति क्या है। तापिर गाव जी की बात का आपका क्या जवाब है? आप ये बताइए, तापिर गाव जी की बात का आपका क्या जवाब है? अच्छा साधना जी अब थोड़ा सुनिए, अब मैं दूसरे तरफ बढ़ता हूं। सुशांत जी, डेवलपमेंट ये है अभी जो एक सुन रहे थे आप, इसके अलावा एक डेवलपमेंट जो हमने शुरुआत में रखा कि अमेरिका की तरफ से एक बयान दिया गया माइक पॉम्पियो का कि हम मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2 सवाल मेरे आपसे जोड़ के जवाब दे दीजिए। एक तो ताज़ा स्थिति, और दूसरा जो ये मूवमेंट अमेरिका की तरफ से हुआ, इसको भारत को कैसे लेना चाहिए? नीरज जी, देखिए, जहां तक गलवान घाटी का मामला है, उसमें एक खबर तो ये है कि जो एक जमावड़ा था, जो सैटेलाइट पिक्चर्स द्वारा भी नजर आ रहा था, वो पीछे हटी हैं फौजें, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1-1 किलोमीटर। विवाद एक पर्टिकुलर स्पॉट पे है जो बिल्कुल एलएसी पे है, और उस पे सैटेलाइट इमेजेस जो है, उस पे कुछ लोगों का मानना ये है कि वहां पर जो जमावड़ा है या वहां पर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्कुल ये एलएसी के ऊपर है, वो चीनियों का है। लेकिन कुछ बड़े क्रेडिबल जो जर्नलिस्ट हैं और जिनको पता होना चाहिए, उनके बड़े अच्छे रसूख है वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि ये एक्चुअली चीन का वहां पर जमावड़ा नहीं है, ये भारत की सेना वहां पर बैठी हुई है।
और उस पर एक छोटा सा विवाद है, लेकिन मैं जो भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया कि ये भारत का जमावड़ा है, मैं जब तक मेरे पास कोई और प्रमाण ना आए मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है मेरी नजरों में। तो एक तो वहां पर ये हालात है, लेकिन LAC के और क्षेत्र हैं जहां पर ये हालात जो है बहुत नाजुक हैं। LAC के इस तरफ तो नहीं आए चीनी, लेकिन दूसरी तरफ उनका काफी बड़ा जमावड़ा है और उससे एक बड़ी बहुत टेंशन की जो फिजा है वो बहुत ज्यादा है। एक दो जगहों पर चीनी ऐसी जगह पे आ गए हैं कि हमारी जो पेट्रोल पार्टीज जाती थी उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो वो भी एक विवाद का एरिया है। और जो पैंगोंग झील वाला एरिया है वहां पर विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन उसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि चीनी वहां तक आए हैं जहां तक वो अपनी लाइन क्लेम करते हैं। भारत को वो स्वीकार्य नहीं है, भारत की लाइन चंद किलोमीटर आगे है, लेकिन चीनियों ने वहां पर आकर अपना जमावड़ा बनाया हुआ है। वो एक विवाद जरूर है जिसको सुलझाने की जरूरत है। ये तो जो लद्दाख का क्षेत्र है वहां की खबर है। जहां तक अमेरिका का मामला है, देखिए 2-3 चीजें हैं उसमें। एक तो ओबामा के टाइम से अमेरिका ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी कि हम रीबैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमारा यूरोप में बहुत ज्यादा फोकस होता था, हम अपना फोकस एशिया की तरफ रीबैलेंस कर रहे हैं। उस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हुई जब से ट्रंप हुकूमत आई है, लेकिन पिछले चंद महीनों में और जब से चीन और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा इख्तलाफ पैदा हुए हैं, तब से अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाने शुरू किए हैं जो रीबैलेंसिंग को एक लिहाज से दोबारा से मंजर आम पर ले आई है। दूसरी चीज ये कि जो सैनिकों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने जर्मनी से निकाले हैं, उसको शायद मैं इतनी संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि एक तो कोई बहुत ज्यादा नंबर है नहीं, वो चंद हजार सैनिक हैं। दूसरा, वो एक विवाद पहले से अमेरिका और यूरोप का चल रहा था, जहां पर अमेरिका कह रहा था कि भाई आप हमारे सैनिक वहां पर रहते हैं लेकिन आप उनके पैसे उनके लिए नहीं देते, आप अपनी कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं करते जितनी आपको करनी चाहिए। लेकिन उसको अगर अब एशिया में जो कुछ हो रहा है, चीन कर रहा है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो कुछ हद तक तो उसमें राजनीति है और कुछ हद तक उसमें कूटनीति है। तीसरी चीज इसमें यह है जो ज्यादा अहम है, वो जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, उनके 3 जो बहरी बेड़े हैं वो इस क्षेत्र में आ चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका का जो रीबैलेंसिंग हो रहा है, मेरे ख्याल उसको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। और जहां तक भारत का सवाल है कि अमेरिका क्या भारत के साथ के पक्ष में आएगा, शायद अभी तक उसके कोई आसार उस लिहाज से नजर नहीं आ रहे, लेकिन मेरे ख्याल वो काफी हद तक उस चीज पे निर्भर करेगा कि भारत खुद कितना टिका रहता है जी। अगर भारत ने मतलब कि एक तरीके से दुबक गया भारत, तो फिर शायद भारत का जो एक तस्वर है इन सारे देशों में कि ये एक देश है जो चीन के साथ के सामने खड़ा रहेगा, वो जो उनका तस्वर है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर भारत खड़ा रहा तो फिर मेरे ख्याल जो ज्यादा बड़ी एक रीअलाइनमेंट की बात हो रही है इस सारे क्षेत्र में, मेरे ख्याल वो ज्यादा हद तक आगे बढ़नी शुरू हो जाए। जी सुशांत जी, यही सवाल मैं अशोक जी आपके पास लेके आता हूं। देखिए, ये मुझे तो याद नहीं आता कि पहली बार कब अमेरिका ने इस तरीके से एक शब्द और बोल दूं, फिर उसके बाद एम्बेसडर साहब बेहतर बता सकेंगे। हाँ। एक जो चीज अभी नजर आ रही है वो ये है कि चीन ने कई सारे फ्रंट खोल दिए हैं। वो केवल भारत के साथ ही नहीं, वो हांगकांग में ताइवान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ और देशों के खिलाफ, जापान के खिलाफ, कोरिया के ऊपर भी उन्होंने दबाव, तो बहुत सारे उन्होंने फ्रंट्स खोले हुए हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिन जिन देशों के खिलाफ उन्होंने फ्रंट खोले हुए हैं वो अकेले चीन का सामना कर रहे हैं, उनका कोई एकजुट एक इकट्ठ नहीं अभी तक हुआ। और उसमें अमेरिका शायद एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, वो एक इकट्ठ लाने में। अगर चीन सबके साथ अकेले में डील करे तो चीन की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। हाँ। लेकिन अगर इन सब देशों का एक इकट्ठ हो जाए और उसके ऊपर या उसके साथ अमेरिका का हाथ हो। जी सुशांत जी, मेरा सवाल भी अशोक जी से यही है कि अशोक जी, मैंने बहुत मतलब मुझे तो पहली बार सुनाई पड़ रहा है कि नाम लेके अमेरिका इस तरीके से 2 विवादों के बीच में आके सामने कर, अभी तक वो आके
हालांकि ट्रंप साहब ने ये परंपरा शुरू की कि वो कश्मीर में भी बीचवानी करना चाहते हैं, चीन के साथ भी बयान दिए, लेकिन ये पहली बार उन्होंने कहा कि हम जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चीन इस तरीके से कर रहा है और भारत के साथ सीमा विवाद उनका लगातार चल रहा है। जो बात रीअलाइनमेंट वाली है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, और दूसरा ये कहना भर कि हम इधर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं आपके अगेंस्ट में, ये अपने आप में रीअलाइनमेंट की बुनियाद तो रख ही देता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। जो पहले भी जैसे सुशांत ने बताया है, पहले से ओबामा के समय से ये वाली कवायद चली थी, जो हमको पिवट टू एशिया करना है, हमको रिकैलिब्रेट रीपोजिशन करनी है अपनी फोर्सेस, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एशिया में हो रहा है तो हमको वहां पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परंतु ये बातें कही गई थी पर इसके ऊपर कोई कार्यान्वित नहीं किया गया था। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देखिए 2016 में एक बड़ा मौका था जब फिलीपींस उसको लेकर गया था चीन को इंटरनेशनल कोर्ट में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। वहां पर जुलाई में उनका जो फैसला आया, उन्होंने कहा चीन जो भी ये क्लेम कर रहा है 9 लाइन साउथ चाइना सी में, उसको वो एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और उन्होंने कहा था जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है और जिसमें एक्सक्लूसिव जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो सब देशों के अपने हैं, उसको माना जाना चाहिए। परंतु चीन ने इस कागज को फाड़कर फेंक दिया और उसके ऊपर उसने कहा ये 9 लाइन है, उसके ऊपर हम कायम रहेंगे। तो चाहे वहां पर टापू थे, स्कारबरो शोल, चाहे स्प्रैटली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, सबके ऊपर वो उसने अपना कब्जा जमाए रखा, उनको मिलिटराइज करता गया, यहां तक कि उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी किए। तो मैं कह रहा हूं उस समय मौका था, अगर पिवट टू एशिया करना था तो और चाइना को चैलेंज करना था तो उस समय करना चाहिए था। परंतु उस समय उनकी अपनी कंपल्शन रही होंगी, इलेक्शंस भी हो रहे थे वगैरह। परंतु उसके बाद जब से आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उनका जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018 में शुरू हुआ, कहा तो जाता है वो ट्रेड वॉर, पर मेरे विचार से वो यकीनन एक लड़ाई थी पूरी दुनिया की सुप्रीमेसी के लिए, दुनिया की हेजिमनी के लिए। और अब पिछले 4 महीने में, 3-4 महीने में जैसे चीन एकदम सब तरीके से उसने वहां पर अपने फुटप्रिंट एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। कल अगर आप सुनेंगे माइक पोम्पियो का, वो ब्रसल्स फोरम में एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमने बड़ी देर कर दी, हम सोए हुए थे, हमने बड़ी देर कर दी अवेकनिंग में, पर अब हम जाग गए हैं और चीन हमारा सिस्टेमिक राइवल है और हमारा पोटेंशियल थ्रेट है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, परंतु ये उनका ग्लोबल नजरिया है। ग्लोबल नजरिए से वो देख रहे हैं जो चीन उनको, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है नंबर 1 पोजीशन के लिए, अपनी जो उसकी है अथॉरिटेरियन। जी मुझे एक शब्द बस और कहने दीजिएगा। और इसमें उन्होंने पाया है कि चीन ने अपने को ओवर एक्सटेंड कर लिया है, भारत के विरुद्ध काम कर रहा है, साउथ चाइना सी में विरुद्ध काम कर रहा है, ताइवान जापान के विरुद्ध काम कर रहा है। तो उसने कहा हम सब देशों को साथ मिलकर चीन का सामना करना चाहिए, बिकॉज चाइना इज अ चैलेंज टू ऑल डेमोक्रेसीज, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो इसीलिए उसने कहा है, और मैं आपसे सहमत हूं, जो पहली बार मैंने ये सुना है अमेरिका ऐसे बोलते हुए, पर भारत को कैसे लेना चाहिए, आई थिंक इट इज अ बिग शॉट इन द आर्म फॉर इंडिया। जी, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस रीअलाइनमेंट में अपनी आप पोजीशनिंग कर सकें और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि देखिए ये आपने एक जो भी शब्द यूज़ किया कि वर्ल्ड सुप्रीमेसी की लड़ाई है, उसमें मैं जोड़ देता हूं कि एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और टेक्नोलॉजी के जरिए सुप्रीमेसी है। वो झगड़ा बहुत सर्वविदित है कि कौन उस पर कब्जा करना चाहता है। वो 5G की बात मैं कर रहा हूँ, हुआवे की लड़ाई जो चल रही है वो बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं। ट्रेड वॉर उसका एक टूल है सिर्फ। तो खैर इस पर अभी जब दोबारा लौटोगे तो थोड़ा और बातचीत करेंगे। लेकिन जनरल साहब, सैन्य आधार पर तो हम लोग बहुत ताकत के साथ खड़े हुए हैं। ये जो अब परिस्थिति बन रही है, जैसा कि सरवीन साहब कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर अभी भी झगड़े जैसी स्थिति है या वो है, उनको सुलझाना है बातों से, लेकिन जो परिस्थिति अब बन रही है अमेरिका की तरफ से, वो आइसिंग है ऑन द केक है कि हमको तो एक नैतिक बल भी मिल गया है कि देखिए हमारे साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत खड़ी है
बहुत सारे और देश हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि चीन की जो ये जमीन हड़पों वाली योजना है उससे बहुत लोग सहमत नहीं है। तो आप थोड़ा इस नज़रिए से मुझे समझाइए कि जो बॉर्डर पे सिचुएशन है उसको लेकर के हमारी प्रिपरेशन और ये अमेरिका का मूवमेंट उस पर किस तरीके से हमें फ़ायदा देगा। देखो, इसमें कोई दो शक नहीं, जो अमेरिका ने बोला है, माइक पोम्पियो ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, ये एक प्रकार शॉट इन द आर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर लड़ाई हमने खुद लड़नी है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लड़ाई हमने लद्दाख में लड़नी है वो हमने खुद लड़नी है चीन के अगेंस्ट। आपको बाहर से कोई हेल्प कर सकता है, मगर एक्चुअल लड़ाई का एक्शन आपने लेना है। जो आज की तारीख में सिचुएशन है लद्दाख के अंदर, वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स है, फ्लूइड है। उसको कहना कि कुछ सिचुएशन ठीक हो गई है, ये शायद प्रीमेच्योर होगा। जिस प्रकार से ये डिस्कशन हुआ था कोर कमांडर लेवल पे लास्ट टाइम कि डिसएंगेज, डी एस्केलेट और डी इंडक्ट की बात चली थी, मगर चीन जो एक ऐसा देश है 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है, उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा। जैसे आपको पता है गलवान का जो एरिया था वहां पर वो डिस्प्यूटेड नहीं था, ना पहले था ना अब है, पता है उनको। मगर वो आने का उनका रीजन ये है कि जो ये रोड बना दी हमने, दरबुक, शौक और दौलत बेग गोल्डी, ये जो जाती है सब सेक्टर नॉर्थ में, जो कि काराकोरम हाईवे से 8 किलोमीटर दूर है। इसकी अहमियत है इसलिए क्योंकि ये काराकोरम से 8 किलोमीटर दूर है। ये रोड में बनाने से हम मूवमेंट जल्दी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वहां से हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं काराकोरम हाईवे को भी कर सकते हैं और हम जो G219 जो सिंगजांग से लेके लासा जाती है रोड, वहां को भी कर सकते हैं। और वो माना जाता है गेटवे टू एक्साइचेन, वहां पर से हम एक्साइचेन की तरफ भी जा सकते हैं। तो चीन को कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है डर कि अगर मान लो भारत ने ये रोड बनाई है और उसके साथ हमने जो गलवान नदी पे ब्रिज बना के जो फीडर रोड बना दी PP 14, 15 और 17 में, तो उसने सोचा कि ये हो सकता है आने वाले समय में भारत कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकता है एक्साइचेन की तरफ जो उसके अगेंस्ट हो। इसीलिए उसने गलवान में जो ब्रिज था उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस किया था, पर हमने बना लिया है। तो इस बात को हमने मद्देनजर रखना है। अब गलवान में तो शायद वो डिसएंगेज हुआ है ऐसा लगता है, इसका कहना पुख्ता नहीं है, मगर जो इसने अभी कार्रवाई की देपसेंग में और दौलत बेग गोल्डी में कुछ न कुछ हरकतें ज्यादा स्टार्ट कर दी हैं, जहां पर वो पेट्रोलिंग को भी रोक रहे हैं। वो मैं आपको सही जो रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो दौलत बेग ओल्डी और साइचन ग्लेशियर का जो एरिया है वो एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस है जहां पर चीन और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर लड़ सकते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करना चाहेगा और चीन की मदद करना चाहेगा, तो साइचन ग्लेशियर की भी कुछ पोस्ट ऑफ अटैक कर सकते हैं। हो सकता है ये स्कार्दू जो भी आप सर ये तो स्कार्दू, 2 मिनट मेरे को बोलने दो। स्कार्दू भी जो एयरपोर्ट है, एयरफील्ड भी चाइना ले ले। मेरा मतलब ये है कहने का सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और जो चीन सोच विचार कर रहा है वो हमें आगे की समझना चाहिए। ये सोचे कि आने वाले टाइम में सिचुएशन सुधर जाएगी, डिसएंगेज होगी और उसके बाद डी इंडक्शन हो जाए, ये सही सोचना ठीक नहीं होगा। चीन की अगले मुंह के बारे में आपको नहीं पता, आप उतने तैयार रहो जितना वो है, तो अगर आप उतने ही ताकतवर हो आपकी इज्जत करेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो ये सोच लेना कि आप लड़ाई के लिए तैयार होने चाहिए। देखिए बिल्कुल जनरल साहब आप सही कह रहे हैं कि हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस है और अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना होती है तो हमारी ज़मीन पे होगी। वो एक अपना उसका एक नुकसान और जो है वो होगा ही। साधना जी और गोपाल जी आपके पास आता हूँ के बारे में बता दूं थोड़ा सा। सर मैं लौट के आता हूँ, फिर एक बार इसको चर्चा शुरू करेंगे। साधना जी देखिए, अब आप हमारे साथ, भारत के साथ अमेरिका भी आ चुका है। हमारे लिए जो आप लोग हमेशा आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो डिप्लोमेसी वो काम नहीं कर रही है, अब अमेरिका ने आपके साथ खुल के नाम लेके साथ में कह दिया कि हम तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पोटेंशियल थ्रेट लग रही है और हम भारत के साथ हैं। तो अब तो आप लोगों को संतुष्ट होना चाहिए ना, जो आप पॉलिसी की कह रहे थे कि काम नहीं कर रही है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही ये कहा कि हम भारत की भूभागीय अखंडता, संप्रभुता के लिए भाजपा, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष सब एक हो जाएंगे और अगर चीन को चमगादड़ की तरह उल्टा लटकाना पड़ा तो वो भी लटकाएंगे। हमने कहा हम उसके लिए साथ में खड़े हैं आपके साथ, लेकिन हमने प्रश्न तब उठाया जब प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में ये कह देते हैं कि कोई घुसपैठ हुई नहीं और चीन को उससे बल मिला।
तो हमने उस पर प्रश्न उठाया तो क्या गलत किया। आज भी मैं आपको बता देती हूं कि पूर्व आर्मी कमांडर जनरल डीएस हुड्डा जी के हवाले से एक खबर छपी, उसमें बताया गया कि गलवान नदी का जो रिवर बेड है उस पर नई सड़क का निर्माण किया गया और बड़ी संख्या में मिलिट्री व्हीकल और बुलडोजरों की मौजूदगी साफ साफ जो सैटेलाइट की पिक्चर है उसमें देखी जा रही है। अब इन सवालों को आप कैसे नकार देंगे? आप अपने रक्षा मंत्री के बयानों को नकार देते हैं और उसके बाद मैं बोलती हूं, इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सैनिक मारते मारते मरे। पहली बात तो मैं बचपन से भाषण दे रही हूं, मैंने आज तक नहीं सुना कि सैनिक मारते मारते मरते हैं। सैनिक मारते मारते शहीद होते हैं। तो इस शब्दावली पे मेरी आपत्ति शुरू से रही, लेकिन मैं मंशा पे कोई प्रश्न नहीं उठा रही, क्योंकि किसी भी पराक्रमी पुरोधा की मां अपने बेटे की शहादत पर गर्व करती है, मरने पर गर्व नहीं करती। दूसरी चीज, तो जब ये सैनिक शहीद हुए तो ये कहां शहीद हुए वो बताइए आप। तो आपको ये चीजें तो क्लियर करनी पड़ेंगी ना हिंदुस्तान के सामने। हम तो सही कह रहे हैं, हमने कहा सब साथ देने तैयार करें, लेकिन आज नेपाल भी आपको आंखें दिखा रहे हैं, आज पाकिस्तान भी आंखें दिखा रहा है, चीन भी गुर्रा रहा है। तो आप 56 इंच का सीना क्या विपक्षियों को दिखाने के लिए रखे हैं अपने पास? आप लाल आंखें दिखाने की बात करते थे तो क्या विपक्षियों को दिखाएंगे लाल आंखें? आप लाल आंखें दिखाइए ना चीन को, कब लाल आंखें दिखाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक चीन की माया चलने देंगे, कब तक निहत्थे सैनिकों को लड़ने देंगे? अरे सैनिक ऐसे शहीद होते रहेंगे कब तक? जब तक मोदी जी झूठ बोलकर चुपचाप रहेंगे तब तक, क्योंकि सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का जब अति होती है और अति होने पर पिघला और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और उस नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन करने के लिए मोदी जी लाल आंखें दिखाइए, आप 56 इंच का सीना दिखाइए, आप घुसकर मारिए। आप में हमने मारा, 86 में हमने मारा, 2013 में हमने मारा, मारिए ना, हम तैयार हैं, आपके साथ खड़े हैं। गोपाल जी जवाब। डाइवर्ट एंड रूल मत देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी साधना जी, अब आप जवाब सुनिए। साधना जी जवाब सुनिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो कांग्रेस। अच्छा गोपाल जी 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए, 10 सेकंड और कुछ बोलना चाहती जी, जल्दी से बोलिए साधना जी। मैं ये कह रही हूँ कि आज अगर आप राजनीति करने की बात करते हो तो आप भूलिए मत, आप जब रक्षा की बात करते हैं तो देश को अचरज तो होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरेआम टीवी पर रक्षा सौदों में दलाली खाई थी, तो भूला नहीं है देश। या आप राजनीति करने का काम मत कीजिए। तो आप अगर राजनीति करने पर उतारू होंगे तो राजनीति हमें करनी आती है, लेकिन हमने कभी कांग्रेस में सेनाओं को लेकर, देश को लेकर राजनीति नहीं। ठीक है गोपाल जी जवाब दीजिए, अरे बहुत सारी बातें आपने पूछ ली। गोपाल जी जवाब देंगे, गोपाल जी जवाब देंगे। पहली बात तो यह है कि कांग्रेसियों का सारा जोर और बहादुरी टेलीविजन चैनल पे, ट्वीट पे और देश के अंदर ही निकलता है। और बात यह है कि ये जब प्रश्न कहते हैं आर्मी हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो आप उसकी बहादुरी पे ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं? तो आप कहिए ना, जब अमेरिका साथ हो गया उसका स्वागत भी करेंगे। नेपाल ने जरा सी, अब आप बीच में मत बोलिए साधना जी, मैंने आपकी कविताएं सुन ली, ये कविताएं सोनिया जी को सुनाइएगा। तो जब अब अमेरिका साथ देने को तैयार है, वो भारत की कूटनीतिक सफलता नहीं मानेंगे ये। और नेपाल जो जरा सी बातें कर रहा है उसको ये बात। अरे साधना जी सुनिए प्लीज सुनिए, मतलब पाकिस्तान नहीं पर्सनल कमेंट नहीं। अरे भाई वो गोपाल जी प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं, प्लीज जी। नहीं, ये इनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसका स्वागत करता हूँ, तालियां भी बजाता हूँ। दूसरी बात, जब पाकिस्तान और चीन का जहां तक सवाल है, चीन के बोलते कितनी हमारी जमीन ले ली, 78,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अक्साई चीन की किसने खाई है? कि कौन था उस वक्त सत्ता में? इसका कोई जवाब नहीं, चुप बैठे हुए हैं। बार 650 से ऊपर चीन के इंकर्शंस हुए थे जब मनमोहन सिंह साहब, मौनी बाबा बैठे थे प्रधानमंत्री की गद्दी पे, तब उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के साथ इनकी क्या पॉलिसी थी? हमारी आर्मी हरदम बहादुर थी, लेकिन आर्मी वाले कहते थे कि हम युद्ध के मैदान में तो जीतते हैं, लेकिन टेबल पे बैठ के हमारे नेता हमारे को हरवा देते हैं देश को। तो यह कोई हमने नहीं कहा, एक्स एयरफोर्स के लोग कहते हैं, एक्स आर्मी के लोग कहते हैं। तो इनकी बहादुरी बहुत लिमिटेड है, ये समय की जो नाजुकता है उसको समझ नहीं रहे। आज इन ग्लोबल टाइम्स को कोट करते हैं, भारत चीन को, हम कौन कह रहे हैं कि चीन की समस्या नहीं है? गलवान की जो घाटी है वहां पे समस्या है नहीं क्या? सियाचिन ग्लेशियर पे समस्या है, लेकिन उसकी समस्या का कारण क्या है ये नहीं समझना चाह रहे। हमने 16 रोड पिछले 6 साल में बॉर्डर पे बनाए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन को उस बात से है। हमने अरुणाचल में 19 साल से पड़ा हुआ था ब्रह्मपुत्रा पे 2 ब्रिज बनाने के 9 किलोमीटर का।
नहीं, हम मनमोहन सिंह जी को हेलीकॉप्टर को अरुणाचल प्रदेश में उतरने नहीं दिया था चीन ने, और ये वापस आ गए मनमोहन सिंह। ये तो इनकी कायरता है। और वहां पे दो जो जी गोपाल जी देखिए, बहुत पीछे नहीं जाते हैं। साधना जी से भी मैं कहूंगा कि ज्यादा इतिहास में मत जाइए, क्योंकि इतिहास में सब तो वैसे ही दिखेंगे। पे तो अभी बना है ब्रिज। हाँ नहीं, ब्रह्मपुत्रा अभी बना, और अरुणाचल में मनमोहन सिंह जी को जाने नहीं दिया गया था। वो तो उन्होंने उनके कहने पर रुक गए थे। वो अब वहां तक जाएंगे सर, उसको फायदा नहीं। ये कायरता है कि बहादुरी है? नहीं सर, वो मैं जवाब दे देती हूँ ना इनको बहुत इतिहास। ब्रेक के बाद साधना जी नहीं रुकिए, मैं एक छोटा सवाल सरीन जी से पूछूंगा, उसके बाद एक ब्रेक लेना भाई। सरीन जी, सुशांत जी, अरे सुनिए ना, गोपाल जी सुनिए ना। प्रधानमंत्री हमारे देश का वहां जा नहीं सकता, और चीन के कहने से और वो रुक जाएंगे, तो ये कायरता है, बहादुरी है? अरे सर सुनिए ना, जवाब देगा देश को? थोड़ा सा एक क्रक्स का क्वेश्चन है। सरीन जी, साधना जी ब्रेक के बाद आऊंगा, तो अभी है समय है, अभी काफी समय है। सुशांत जी, मैं दोबारा उसी विषय पर लौटा रहा हूं आपको। अमेरिका का ये मूवमेंट हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या हमको ये डर होना चाहिए कि ये इशू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन जाएगा, इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, और इसको जो है कोई और फायदा उसका उठा सकता है? ये डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल इसमें अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी डर की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा ये है कि अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है या जो उनकी फोर्सेस की मूवमेंट हुई है वो अपनी जगह, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी संधि की बात कर रहे हैं या एक ऐसी अलायंस की बात कर रहे हैं जो सारे जो देश चीन से एक लिहाज से सताए हुए हैं चीन के, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और सारे के सारे इकट्ठा चीन को एक लिहाज से कन्फ्रंट करें, तो उसका कोई फ्रेमवर्क अभी तक है नहीं हमारे सामने। एक वो क्वाड का फ्रेमवर्क था, 4 देशों की आपस में बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क अभी तक हमारे सामने नहीं है कि फिर फौजें किस तरीके से ऑपरेट करेंगी, आपकी जो राजनीतिक और कूटनीतिक आपकी क्या समन्वय रहेगा आप लोगों का, उसमें सैन्य समन्वय क्या रहेगा जी, वो कम्युनिकेशंस का क्या सिस्टम रहेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग का क्या सिस्टम रहेगा, ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं है हमारे सामने। तो मेरे ख्याल अमेरिका अगर आ रहा है और अमेरिका की लीडरशिप आती है, इसमें अमेरिका एक लीडरशिप का रोल लेता है, सारे देशों को एक कड़ी में पिरोता है चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए, मैं तो उसकी बहुत स्वागत करूंगा। सर मैं सुशांत जी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से आऊं तो चर्चा आगे बढ़ाऊं। मैं तो इसलिए सवाल ये पूछ रहा था कि या तो मतलब कोई डर हो तो मैं उसको रूल आउट कराऊं, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि कोई एक देश बीच बचाव करने के नाम पर, मदद के नाम पर या टेक्नोलॉजी देने के नाम पर वो एंट्री मारता है, उसके बाद फिर वो परमानेंट आपका फीचर हो जाता है। तो मैं सिर्फ उसको समझने के लिए आपसे सवाल पूछा था, या तो रूल आउट कर दें या फिर भारत जैसा आप कह रहे हैं कि इसका एडवांटेज लेना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि नॉन अलाइनमेंट का कोई मतलब नहीं है, अलाइनमेंट तो होगा। नॉन अलाइनमेंट तो बिल्कुल एक बेकार की फिलॉसफी है आज की डेट में। हम नॉन अलाइनमेंट के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे को अलाइन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अलाइनमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा बेकल, वो हमारे लिए जरूरी है। दूसरी चीज, हमारे को अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या हम इतने कमजोर देश हैं, हम इतने कमजोर लोग हैं कि अगर हमारा कोई इस तरीके की संधि होती है, हमने 1970 में नहीं की थी रूसियों के साथ, तो रूसी कौन से आगे यहाँ पर बैठ गए थे और कौन सा हमारे सर के ऊपर तांडव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर हम अपना छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, तो हम कोई भी अलायंस कर सकते हैं। जी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे जनरल साहब और अशोक जी से और बातचीत बढ़ाएंगे कि क्या हम उस घटना को याद करें जब अमेरिका ने ऐसे ही एक परिस्थिति में हमें मना कर दिया था और आज वो हमारे साथ खड़ा है। जो मैं बात रीअलाइनमेंट की कर रहा हूं उस पर और फोकस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और चर्चा आज हो रही जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के, और बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री की एक टिप्पणी लेकर। अशोक जी, हमने इसीलिए अपने शो का नाम रखा है ट्रंप कार्ड और क्वेश्चन मार्क लगाया है हमारे लिए ट्रंप कार्ड ये? मैं तो समझता हूं बिल्कुल है। देखिए, ये ऐसा समय है जब अमेरिका और भारत के हित बहुत क्षेत्रों में मिलते हैं। अब ये आप कह सकते हैं जो कुछ क्षेत्र हैं जहां नहीं भी मिलते हैं,
आपके और जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो कह सकते हैं H1B में देखिए क्या कर दिया वगैरह वगैरह, वो उनकी अपनी इंटरनल इलेक्शन की जो जरूरत है उसमें कर रहे हैं। पर अगर आप बड़े तौर पर देखें, मैक्रो तौर पर देखें, आज भारत के और अमेरिका के सामरिक हित, आर्थिक हित, हर तरीके से हमारे हित मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हित है वो है राइज ऑफ चाइना, और अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना, और बेलिजरेंट राइज ऑफ चाइना, और उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक चैलेंज है जो दोनों देशों के सामने एक साथ मुंह बाए खड़ा है। और ये अभी शुरुआत हुई है इसकी करीब 2-3-4 महीने से। और देखिए, भारत के लिए तो ये है ही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा 3,500 किलोमीटर का उनके साथ सीमा है। परंतु उसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए, जो अगर चीन किसी एक देश से डरता है पूरे विश्व में, तो वो है अमेरिका। और देखिए, इसीलिए वो अमेरिका के विरुद्ध कुछ भी बात कहता रहे, परंतु उसके साथ बातचीत करने के लिए भी हमेशा राजी होता है। तो अब अमेरिका अगर एक बारी खुलकर सामने आता है और कहता है जो वो भारत के साथ है, साउथ चाइना सी में उसने अपने पोत वहां पर छोड़ दिए हैं, जितने भी 3 बड़े बड़े पोत, और चैलेंज करने के लिए वो तैयार है। जो मैं पहले कर रहा था, जो चैलेंज अगर 2016 में किया जाता तो ये नौबत आज मेरे विचार से नहीं आनी थी। परंतु देर आए दुरुस्त आए। अब अमेरिका ने समझ लिया है जो चीन उसको चुनौती दे रहा है नंबर 1 पोजीशन के लिए, वो इतनी आसानी से इस पोजीशन को नहीं जाने देगा। और वो देखता है भारत और चीन का, भारत और अमेरिका का, दोनों के हित इस क्षेत्र में, और जैसे मैंने कहा आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक और डिफेंस क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, सब जगह हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, हित मिलते हैं। तो हमको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, दूसरी चीज आपके किसी पैनलिस्ट ने शायद कही थी, जो अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आए, रूस आए, देखिए रूस हमारे साथ इतनी ज्यादा नहीं आने वाला है। रूस के संबंध चीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और रूस चीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। चीन उसमें बड़ी शक्ति है, रूस उसमें छोटी शक्ति है। तो इसीलिए रूस ने कहा है ये दोनों देश, चीन और भारत, अपना जो मामला है खुद सुलझा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह छोटे छोटे देश हैं, उनकी तुलना अमेरिका से नहीं की जा सकती। तो मैं इसका बहुत पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इसका हमें पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। जी अशोक जी, मैं ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि एक जो रीअलाइनमेंट की हम लोग बात करें, मैं जस्ट 10 सेकंड ले रहा हूं आपसे, कि अमेरिका, जापान, सऊदी अरब और ब्रिटेन एक ग्रुप में आ रहे हैं, रूस, चीन, ईरान एक ग्रुप में आ रहे हैं, सही है? हाँ, किस मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि पिछले दिनों जो तेल का खेल और तेल की लड़ाई और गल्फ की इतनी लड़ाई, उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी की लड़ाई शुरू हुई है, उसमें अगर आप मतलब मैंने जो पढ़ा उससे मुझे कुछ कुछ ये संकेत मिले कि ये एक अलग तरीके का ग्रुप बन रहा है, जिसमें रूस की पोजीशन बड़ी डायल्यूट है, वो कभी इधर कभी उधर। तो आप सही कह रहे हैं कि वो ज्यादा उस तरफ उसका झुकाव है, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इतना ताकतवर क्यों हो। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, उसमें भारत की अपनी प्लेसिंग करनी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं एक इसमें बस 10 सेकंड लूंगा, और उसमें मैं ये कहूंगा, भारत की जो नीति है, नॉन अलाइनमेंट तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हमारी जो नीति है वो है मल्टी अलाइनमेंट। हम देखिए, आप पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, जब G20 मीटिंग हुई थी ओसाका में, तो एक भारत था जिसकी मुलाकात हुई जापान के लीडर शिंजो आबे और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। भारत की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो हम देख रहे हैं जो किस किस इशू पर हम किस किस देश के साथ अलाइन कर रहे हैं, अपने हितों को आगे ले जाते हुए। और मेरे विचार से उसमें हम ठीक है, चीन के साथ अब हमारा ये मसला है, प्रॉब्लम है, परंतु रूस है, आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र किया, तो जहां जहां हमारे अहम हित हैं वहां जनरल साहब अलाइनमेंट्स कर रहे हैं। जनरल साहब, आप जब पिछली बार आए तो आपने कई सारी चीजें बताई थी, कुछ चीजें आप और उसमें एक्सप्लेन करना चाहते थे, प्लीज करें।
पहले तो मैं जो अभी सज्जन आर साहब बोल रहे थे इसमें कोई डाउट नहीं, अमेरिका अगर हमारे साथ आता है इंडो पैसिफिक में तो बहुत फायदा है। याद रखो जब पूरी फुल फ्लैग लड़ाई हुई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल खेलेगी इंडियन नेवी, और वो जो है इंडियन ओशन में जो सी लेन है, चीन का 70 से 80% जो ट्रेड है वो जाता है इंडियन ओशन से, तो कहीं ना कहीं उल्टा दबाव तो पड़ेगा चीन के ऊपर अगर इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक में अमेरिका भी खुल के भारत के साथ आता है। तो ये एक कूटनीति की जीत है, इसको हमें अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो रूस की बात हो रही थी, रूस एक ऐसा देश है जिसको आजकल वो ट्रेडर है, वो रूस के भारत के साथ रिलेशन अच्छे क्यों हैं, क्योंकि भारत उससे 70 से 80% आजकल मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है तो पैसा मिलता है, तो इस हिसाब से हमारे साथ है। मगर आज उसके चीन के साथ बहुत ज्यादा बड़े संबंध है, और चीन का जो BRI का वो एक प्रकार से बहुत बड़ी मदद कर रहा है। तो आज की तारीख में रूस जो है चीन के अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं हो सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई अलग लड़नी है, मगर अमेरिका अगर हमारे साथ होता है तो हमें बहुत फायदा होगा। इससे क्या होगा कि चीन ओवरऑल एक प्रकार से आइसोलेट हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप देखो चीन के साथ पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा देश नहीं खड़ा जो कि ऑल आउट उसके साथ जाए। दूसरा पॉइंट आपने जो पूछा, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो बता रहा था मैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लद्दाख में, कहीं सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती है तो कहीं डिटोरेट होती है। मगर जो चीन ओवरऑल क्या सोच नीति बना के आया है वहां पर, दो नीति पे काम कर रहा है। एक वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसका एक ही है, कहीं उसको ऐसा लगने लगा जब से हमने ये पास एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 और 35A, और उसके बाद ये भी पार्लियामेंट में बातचीत होगी, एक्साइटिन भी हमारा हिस्सा है। चाहे एक्साइटिन हो या गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चीन को दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में से उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अगर वो फेल हो गया तो पूरा BRI फेल होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए उसमें काम बहुत धीरे चल रहा है कि ऑलमोस्ट 20% काम चल रहा है, तो उसको डर है। तो ये दो बातों से चीन कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रेशर डालना चाहता था इंडिया पे कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान और ये एक्साइटिन में जाने वाली बातें छोड़ दो। मुझे लगता नहीं कि चीन फुल फ्लैश वार के लिए जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगर वो फुल फ्लैश वार करता है भारत के साथ तो इकोनॉमिकली उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो वो सुपर पावर बनने के सपने ले रहा है वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे, अगले 10 साल तक वो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत एक पुश ओवर नहीं है। अगर भारत और चीन की पूरी लड़ाई होती है तो भारत उसको जरूरत से ज्यादा जवाब देगा, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर एयरफोर्स जो हमारी है वो उससे एज है, क्योंकि जो हमारे एयरफील्ड है उनकी हाइट लोअर है और हम अपने आर्मामेंट ज्यादा ले जा सकते हैं। इसलिए अगर लड़ाई होती है कल चीन के साथ लद्दाख में या पूरे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो जो है भारत उसको बहुत बड़ी टक्कर देगा और हो सकता है चीन को साधना जी, सरप्राइज लगे। मेरा सवाल अब आपसे, मैंने इतनी चर्चा जो डिफरेंट अभी सुनी, आपने भी सुनी होगी, कि जहां पे सभी लोग ये कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत की पोजीशन इस समय एज पे है, हमारे लिए फ़ायदा है अमेरिका के उस बयान को ले लीजिए, स्ट्रेटेजिकली ले लीजिए आप, कुछ नहीं होने वाला, कोई लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक दुनिया की बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी दिख रही है। ऐसी परिस्थिति में जब डिप्लोमेटिक वे से काम हो रहा है, स्ट्रेटजिक वे से काम हो रहा है, सीमा पे हमारे जवान बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं, तो रादर कि इसको और मजबूत किया जाए, सरकार के साथ खड़े होकर सॉलिडारिटी दिखाया जाए। आप सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है? देखिए सरकार के साथ तो हमने कहा ना, मैंने तो 3 बार तो मैं बोल चुकी, कांग्रेस अरे आप बार बार जब क्वेश्चन पूछती, ग्लोबल टाइम्स उसको छाप देता है कि देखिए वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी सवाल कर रही है। अरे हम सवाल नहीं कर रहे सर, लोकतंत्र हम चाइना के थोड़ी ना है जो हम सवाल नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सवाल कर सकते हैं। और हम ये सवाल नहीं करते हैं क्या? तो हमने इनको कभी ये कहा कि आपने सवाल क्यों किया? सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है। अभी इन्होंने 10 तरह की बातें की, सेना का सम्मान, हम तो सेना का सम्मान करते ही आए हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से लेकर अब तक सेना का सम्मान हमेशा से करते आए हम। अरे आपने सेना का अपमान तब किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब इनकी RSS ने ये कह दिया कि सेना तो सीमा पर देरी से पहुंचेगी, हमारी सेनाएं तैयार है। कहाँ गई सेनाएं? 1925 में बन गया था RSS, ना तो 47 में इनकी सेनाएं दिखी कच्छाधारी सेना, ना आज कच्छाधारी सेना नजर आती है। आप मुझे ये बताइए, कायरता की बात ये करते हैं, अरे कायर कौन होता है? रक्षा सौदों में दलाली खाने वाला कायर होता है, आतंकवादियों को कंधार पहुंचाने वाला कायर होता है। देश के लिए जिन्होंने हित का काम किया, आतंकवाद से लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी जी ने जान गंवाई, राजीव गांधी जी ने जान गंवाई, ये उन प्रधानमंत्रियों की अस्मिता पर सवाल प्रश्न उठा देते हैं। ये मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री है उनको इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं। और अगर हम मोदी जी
कि अरे मोदी जी तो झूठे बाबा हैं, तो गलत बात है क्या? कम बोलने से ज्यादा अच्छा है कि कम बोलते हैं वो मनमोहन सिंह जी और काम करते हैं देश हित के लिए, लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर झूठ बोलते हैं। देश की सेना जो सेना है, अरे साधना जी आप इतना बता ही रही तो कम से कम वही बता दीजिए कि वो एक जो बड़ा विवाद चलता है, सुनिए ना आप सवाल सुनिए ना, आप बड़ा अच्छा बोल रही हैं। एक बार बार सवाल उठता है, मैं भी सुनता रहता हूँ टीवी चैनल्स पे, सब लोग कहते हैं कि वो एक वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस क्या किया था, मतलब बताइए आप, मुझे जानकारी लेते क्या समझौता हुआ था, वो हुआ क्या था, उसमें किस बात की डील हुई थी, क्या साइन किया था? मुझे ये बताइए क्या हमने ये प्रश्न इस समय जो अभी भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना, बड़ा ही नाजुक समय है, नाजुकता नहीं समझ रहे हैं, हमने नाजुकता को समझा और इसलिए हमने ये प्रश्न नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने संबंध मजबूत करने का प्रयास लगातार, चाहे वो सरकार में थे नहीं थे, करते रहे। उनके पास जाकर पूछिए, ये एक सीखने गए क्या किया? बताइए गोपाल जी, आप लोग भी तो कर रहे हैं। आर्थिक गोपाल जी क्या किया आप लोगों ने, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए मैं बता देता हूं, मेरे को कम्युनिस्ट पार्टी से पहला तो राजीव गांधी फाउंडेशन से इन्होंने 2005 में, सुन लीजिए साधना जी, मैं बता सुनिए, आपको शायद राहुल जी ने बताया 2005 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन से जो पैसा आया, उसमें 5 इन्होंने रिपोर्ट बनाई। उन 5 रिपोर्ट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करने से देश का फायदा होगा, यह बात इन्होंने उसमें कही। तो यह बात, पहली बात, चाइना को अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? उसको ये प्रॉब्लम है, उसने पूरा प्रेशर लगाया कि हम आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लें ताकि वो चाइना हमारे साथ ट्रेड बढ़ा दे। जो उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देके उससे वो रिपोर्ट बनवाई थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इनकी सरकार चली गई 14 में, इन्होंने तो FTA वगैरह साइन कर दिया, ये तो आरसेप भी साइन कर देते, लेकिन मोदी जी ने वो आरसेप को साइन नहीं किया। ये चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि जो चाइना की अगर पॉलिसीज हम देखें, जो मोदी जी, हमारी सरकार जो बॉर्डर पे, ये लोग तो इनमें एक एंथोनी जी ने क्या कहा है कि भारत की उस वक्त पॉलिसी ये थी कि बॉर्डर को डेवलप मत करो, बॉर्डर रोड को डेवलप मत करो, और चाइना ने सारे रोड्स डेवलप कर लिए। तो यह एंथोनी जी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे सामने बता रहे हैं, उसको भी जुटलाना चाहिए क्या? तो बात ये थी कि बॉर्डर रोड नहीं बना रहे थे, बॉर्डर को डेवलप नहीं कर रहे थे, चाइना के आगे सरेंडर करे जा रहे थे, और चाइना इनके सामने खुश था, दोस्ती कर रहा था, और राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दे रहा था, इनके साथ सीक्रेट एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट में भारत को मजबूत करने की MOU साइन किया था तो फिर तो तुरंत लेके दिखाए ना सबको। अगर वो था तो फिर क्या छुपाने की बात है? फिर तो बताएं कि देखिए हमने 2008 में इतना बढ़िया शी जिनपिंग के साथ समझौता किया, ले आए सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अभी नॉन अलाइनमेंट की बात हुई है, मेरा जो स्टडी है नॉन अलाइनमेंट का, वह केवल ये कहता है, नॉन अलाइंड नेहरू जी ने केवल भारत के हितों से नॉन अलाइन हो गए थे। वो विश्व में किसी के साथ चाहे माओ से गले मिलना है, भारत के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते थे। पाकिस्तान से दोस्ती करना, आप अलाइनमेंट की फेवर में है सर, सीधे सीधी बात ये है। नहीं, नॉन अलाइनमेंट के बिल्कुल फेवर में नहीं है। नॉन अलाइनमेंट भारत के इंटरेस्ट से दूर कर रहा था भारत को। राशन तो दिया नहीं, अरे नॉन अलाइनमेंट होता क्या है? अरे अब भारत के ग्लोबल इंटरेस्ट में भारत का इंटरेस्ट देखने में, जिस देश के साथ हमें दोस्ती करनी है उसके साथ हम जाएंगे, जिससे हमारे को दुश्मनी से फायदा। अच्छा गोपाल जी, समय बिल्कुल मेरा खत्म हो रहा है, मैं एक बहुत छोटे छोटे कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद में वाइंड अप करना। सर काफी बातचीत हम लोगों ने करी, सुशांत जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड में सर। यार देखो, फाइनल कमेंट कुछ नहीं है, ये इस समय सवाल तो जितने मर्जी कोई भी उठाते रहे, लेकिन अगर कोई अकल वाले सवाल उठाए तो फायदा है, नहीं तो राजनीति जितनी मर्जी करते रहे उसका कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आता। दूसरी चीज ये कि हालात बड़े नाजुक हैं और हमको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा, हमको खुद ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम खुद लड़ लेंगे तो बाकी सारे हमारे साथ खड़े होंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे तो सारे हमारे को त्याग देंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि थोड़ा सा हमारे को हौसला और संयम रखना चाहिए, हर चीज के ऊपर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती।
और अगर थोड़ी वास्तविकता के ऊपर पॉलिटिशियंस जो है बातचीत करें तो बेहतर होगा। लफ्जों की हेरफेर में तो आप जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन उससे ना तो सच्चाई छुपती है ना सच्चाई बनती है। समय खत्म हो रहा है। बहुत बेहतरीन एक डिस्कशन हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, साधना जी और गोपाल जी आप लोग भी शामिल थे इसमें। इस परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जो सुशांत जी कह रहे, जो अशोक जी ने कहा कि हम एक नए अलाइनमेंट की स्थिति पे खड़े हैं, हमको बहुत सारी चीजें हमको तय करनी है। बाहर से जो लोग मदद के लिए कह रहे हैं या आ रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। और इस परिस्थिति में विपक्ष को मेरा ये मानना है कि साथ खड़े होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन करके वो कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया आप दे देते। मैंने कल एक कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछा था कि आप बार बार आलोचना कर रहे हैं तो उसका हल भी तो बताएं, क्या करें, युद्ध करें क्या? अगर डिप्लोमेसी है तो बातचीत चल रही है, बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं, यही तो करेंगे ना आप होते तो यही करते। तो वो सरकार कर रही है। तो अगर सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करके देश का कोई भला नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हैप्पी वीकेंड आप सबको। देखते रहिए CNBC आवाज़।